हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 14 रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, आज हम आपको बायोलॉजी में चैप्टर 14 रेस्पायरेशन इन प्लांट्स को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे वो ध्यान से देखेंगे। चैप्टर 14 है आपका रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, इस चैप्टर में आपको प्लांट्स के जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि रेस्पायरेशन जो है वो किस तरीके से होता है। फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में भी हमारा फर्स्ट पॉइंट है लाइफ रिक्वायर्स एनर्जी। भाई, जो हमारी लाइफ है उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? एनर्जी की होती है। ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम एनर्जी। भाई, जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो अधिकतर उसके आसपास सभी के में, मतलब यानी कि कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो एनर्जी है ये हमें डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट जो है हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म यूज सेलुलर रेस्पायरेशन टू एक्सक्रीट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। भाई, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन का यूज करते हैं, जो कि क्या काम करता है? एनर्जी देता है। किसकी फॉर्म में? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है सेलुलर रेस्पायरेशन। जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है वो हमारा किस में होता है? प्लांट्स में होता है। ठीक है, चलिए जो सेलुलर रेस्पायरेशन है, सेलुलर रेस्पायरेशन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भाई, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ठीक है भाई, ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है ये केवल प्लांट्स में ही नहीं, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। कैसे? जैसे कि हम खाना खाते हैं। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, खाना डाइजेशन के बाद हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वही ग्लूकोज फिर किस चीज़ में टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। तो ये प्रोसेस आपका क्या हुआ? सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा सेल कैप्चर्स सम ऑफ द रिलीज्ड एनर्जी टू मेक एटीपी। जो सेल्स होती हैं वो कैप्चर करती हैं किसको? एनर्जी को। जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको कैप्चर कर लेती हैं, और क्या बनाती हैं? एटीपी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। भाई, जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन आता है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होगा। ठीक है बच्चों, इस डायग्राम में आपको जो रेड कलर की दिखाई गई ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ग्रीन कलर का दिखाया गया ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, और जो आपका येलो कलर का है यानी कि लाइट एनर्जी मिल रही है वो आपका क्या है? सन है। तो ये एनर्जी का पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। आगे आ जाइए, सेलुलर रेस्पायरेशन ऑक्सीडाइजिंग शुगर एंड प्रोड्यूस एटीपी इन 3-4 मेन स्टेज। भाई, जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है ये आपका सेलुलर रेस्पायरेशन ऑक्सीडाइजिंग शुगर एंड प्रोड्यूस एटीपी इन 3-4 मेन स्टेजेस। भाई, जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है वो आपके ऑक्सीडेटिव शुगर में होता है, यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन पूरा प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेटिव शुगर। और क्या प्रोड्यूस करता है? ये एटीपी प्रोड्यूस करता है 3-4। इसमें 3-4 मेन स्टेजेस होती हैं। वो कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस। कि भाई ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पारुवेट। भाई, ग्लाइकोलाइसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज 2 मोलिक्यूल्स में, दो पारुवेट के 2 मोलिक्यूल्स में टूटता है। यानी कि जब ग्लूकोज पारुवेट के 2 मोलिक्यूल्स में टूट जाता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है।
आगे आ जाइए, प्रेप ट्रांजिशन स्टेज। प्रेप ट्रांजिशन स्टेज में क्या होता है, पारुविक एसिड इज सेटल्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया where it is converted to a molecules called acetyl coenzyme A further breakdown। इसमें क्या होता है, पारुविक एसिड इज सेटल्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पारुविक एसिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में सेटल हो जाता है। वेयर इट इज कन्वर्टेड, जो वहां पर क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है मोलिक्यूल्स को, किस चीज में, एसिटाइल को एंजाइम में। ठीक है, कब, जब ये टूटता है। ठीक है, आगे आ जाइए, क्रेब्स या सिट्रिक एसिड, क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल यूनिट्स। भाई इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं एंड सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी, जो कि ये मेन सोर्स होती हैं सेलुलर एनर्जी का। आगे आ जाइए, ईटीसी। ईटीसी क्या होता है, ईटीसी यूजेस द इलेक्ट्रॉन फॉर्म। ईटीसी का यूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन कैरीज टू क्रिएट, ये क्रिएट करती हैं एक केमिकल गार्डियंट्स को, जिसका यूज पावर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम फेजेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की दो फेज होती हैं, एक होती है प्रिपेटरी फेज या इन्वेस्टमेंट फेज, और सेकंड होती है पे ऑफ फेज। तो सबसे पहले हम प्रिपेटरी फेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट फेज है हमारी प्रिपेटरी फेज या फिर इन्वेस्टमेंट फेज। भाई प्रिपेटरी फेज क्या होती है कि प्रारंभिक चरण, ठीक है, यानी कि ये आपकी स्टार्टिंग फेज होती है, और पे ऑफ फेज क्या होती है, ये आपकी अंतिम चरण यानी कि लास्ट होता है फेज का। तो सबसे पहले जो हमारी प्रिपेटरी फेज है उसमें क्या होता है, दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। भाई इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज एक्टिवेट होता है। ठीक है, पे ऑफ फेज में क्या होता है, दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज होती है, यानी कि इसमें एनर्जी बनती है। आगे, इन द प्रिपेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। भाई ये जो प्रिपेटरी फेज है इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के, आर इन्वेस्टेड एंड द, और इसमें एक एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। कौन सा है, हेक्सोज चेन इज क्लीवेड इनटू 2 ट्राइओज फॉस्फेट, यानी कि जो हेक्सोज चेन होती है वो किस चीज में बदल जाती है, 2 ट्राइओज फॉस्फेट में। ठीक है, आगे आ जाइए, इसमें दिस फेज इंक्लूड्स कन्वर्जन। भाई इस फेज में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू पारुवेट एंड द कपल्ड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस। मतलब कि इस फेज में कन्वर्जन के लिए ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है, पारुवेट, और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। समझ आया कि भाई इस फेज में पारुवेट बनता है और एटीपी बनता है। पारुवेट किससे बनेगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, ग्लूकोज इज स्प्लिट टू यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। पहला डी ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और इसके प्रत्येक स्टेप यानी कि पे ऑफ फेज के प्रत्येक स्टेप में ग्लूकोज के पर मॉलिक्यूल्स बार बार यही प्रोसेस दोहराता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। भाई ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मैंने अभी क्या बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है। ठीक है, और ग्लूकोज 2 पारुविक एसिड बनाता है। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि ग्लूकोज से 2 पारुवेट का बनने के प्रोसेस में बीच बीच में कौन सी घटनाएं घटी जाती हैं।
ठीक है, या कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेस आते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस इज द कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें डी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनते हैं। और इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में जो कैटेलाइज एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेज होता है, और 1 ATP का यूज होता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है? और ये अभी आपकी कौन सी फेज चल रही है? स्टार्टिंग की फेज क्या कहलाएंगी? प्रिपेटरी फेज। प्रिपेटरी सेकेंड फेज। द सेकेंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज। भाई जो सेकेंड रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की, उसमें रीअरेंजमेंट होता है किसका? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का। किसमें? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में रीअरेंजमेंट होता है, और किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज के हेल्प से होता है। ठीक है, चलिए आगे आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है? फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज विद मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर। यानी कि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज में एक मैग्नीशियम कोफैक्टर की तरह काम करता है, जो कि बदलता है किसको? किसको बदल देता है? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को। किसमें? फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में बदल देता है। ठीक है, और ATP का यूज होता है। चलिए स्टेप नंबर 4। द एंजाइम्स एडोलेज स्प्लिट फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। अब इसमें कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? एल्डोलेज। ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम काम में लिया जाता है। इसमें क्या काम होता है? फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2 शुगर में। 2 शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। आगे दीज 2 शुगर्स आर, भाई जो वे 2 शुगर हैं वे कौन से हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 ये आपके प्रिपेटरी फेज की स्टेप नंबर 5 है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में द एंजाइम ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज रैपिडली interconverts the molecules dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate। यानी कि ये एंजाइम कौन सा एंजाइम? ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, ये क्या काम करता है? तेजी से इंटरकन्वर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को। किस किस को? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को। ठीक है, आगे ग्लाइसर एल्डिहाइड फॉस्फेट इज रिमूव्ड। और फिर क्या होता है? जो ग्लाइसर एल्डिहाइड फॉस्फेट होता है ये रिमूव्ड हो जाता है। ठीक है, और यूज किया जाता है किसमें? जो ग्लाइकोलाइसिस का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। आगे जो फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की अब आती हैं रिजल्ट की ओर जो चलती हैं स्टेप, उनके बारे में। यानी कि स्टेप नंबर 1 से लेकर 5 तक आपके प्रिपेटरी फेज हैं, और स्टेप नंबर 6 से लेकर 10 तक के आपके पे ऑफ फेज है। पे ऑफ मतलब जो अंतिम चरण की ओर चलते हैं। स्टेप नंबर 6 फर्स्ट पॉइंट है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड adds an inorganic phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate producing 1,3-phosphoglycerate। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टेप नंबर 6 में जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये डिहाइड्रोजिनेज होता है और इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद ये ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है किसको? 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट को।
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आता है NAD प्लस इज रिड्यूस्ड, यानी कि NAD प्लस रिड्यूस होता है और क्या बनाता है 2 NADH एंड H आयन, यानी कि NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस हो जाता है किसमें से 2 क्या बनाता है NADH एंड H आयन। स्टेप नंबर 7, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज ट्रांसफर a phosphate group from 1,3-biphosphoglycerate to ADP to form ATP and 3-phosphoglycerate। अब जो हमारा फोस्फोग्लाइसरेट काइनेज है वो ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को किसकी फॉर्म में, कहाँ पर 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट की फॉर्म में, और उसमें ऐड होता है, उसके साथ ऐड होता है ADP, और ये से किस चीज में बदल देता है, फॉर्म ATP एंड 3-फॉस्फोग्लाइसरेट की फॉर्म में बदल देता है। ए मोलिक्यूल्स ऑफ ATP इज फॉर्म, और फिर एक मोलिक्यूल्स बनता है ATP का। आगे आ जाइए स्टेप नंबर 8, द एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरम्यूटेज। अब एक एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरम्यूटेज रिकोलेट्स द P फॉर्म, यानी कि जो आपका एंजाइम है कौन सा फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, वो रिकोलेट्स करता है P फॉर्म को और क्या बनाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट फॉर्म में। ठीक है, क्या बनता है 3 कार्बन, यानी कि थर्ड कार्बन, जो आपका थर्ड वाला कार्बन है, थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन में, और फिर क्या बन जाता है, क्या फॉर्म बनती है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, यानी कि जहां पर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट लिखा हुआ था तो 3 से 2 कार्बन की फॉर्म में ये बदल जाता है और क्या बन जाता है, क्या फॉर्म बनती है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है। स्टेप नंबर 9, द एंजाइम्स इनकोलेज। फिर एंजाइम आता है इनकोलेज जो कि रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल्स में से वाटर मॉलिक्यूल्स को किसकी फॉर्म में 2-फॉस्फोग्लाइसरेट की फॉर्म में। ठीक है, और फिर क्या बन जाता है फोस्फोनोल पारुवेक एसिड, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाती है। आगे आ जाइए स्टेप नंबर 10, द एंजाइम्स पारुवेट काइनेज ट्रांसफर ए P फ्रॉम, यानी कि एंजाइम आता है अब हमारा पारुवेट काइनेज जो ट्रांसफर करता है P फॉर्म को, कहाँ पर फोस्फोफिनोल पारुवेट टू ADP, यानी कि फोस्फोफिनोल को ADP में, और क्या इससे क्या बनते हैं ADP से पारुवेक एसिड बनता है, और ग्लाइकोलाइसिस के 10 वाले स्टेप में ATP की फॉर्म बनती है, यानी कि ATP बनता है, यानी कि पारुविक एसिड और ATP बनते हैं किससे, पारुवेट काइनेज ट्रांसफर एंजाइम की हेल्प से, फोस्फोफिनोल पारुवेट से। ठीक है, इस सेकेंड मोलिक्यूल्स ऑफ ATP इज फॉर्म्ड, और जो आपका सेकेंड मोलिक्यूल्स है ATP का वो बनता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और आज मैंने आपको इसमें ग्लाइकोलाइसिस तक एक्सप्लेन किया है, और इसके बाद हम जो आगे के नोट्स हमारे बचते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कराएंगे। ओके बच्चों, और अगर कोई चीज़ या कोई स्टेप ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।